एक चार्ट आपके साथ डिस्कस करना है। पहले इस चार्ट को डिस्कशन कर लें, फिर हम लोग कंपनी का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। सर, डिफरेंट टैक्स स्कीम जो हमारे इनकम टैक्स एक्ट में, देखो इनकम टैक्स एक्ट एंड आपका जो फाइनेंस एक्ट है 2023 और इनकम टैक्स एक्ट 1961, दोनों को अगर मिला के देखें, सर स्पेशल रेट की बात नहीं हो रही। मैं जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है जिसपे स्पेशल रेट है 20% और 10% सेक्शन 112 है, उसकी तो बात ही नहीं हो रही। स्पेशल रेट वाली इनकम है ना, वो अलग है। आपको टैक्सेबल इनकम हुई है, राइट। आपको फाइनेंस एक्ट 2023 के थ्रू जो टैक्स रेट यूज करके टैक्स कंप्यूट करना है, उसको हम लोग बोलते हैं टैक्स एज पर रेगुलर प्रोविजंस। आप इंडिविजुअल एचयूएफ हो, आप इंडिविजुअल हो, आप एचयूएफ हो, या आप कंपनी हो, या आप सोसाइटी हो, या आप फर्म और एलएलपी हो, जब आप एक नॉर्मल टोटल इनकम कंप्यूट करते हैं एज पर रेगुलर प्रोविजंस, इनकम टैक्स में जो भी बेनिफिट्स आपको दिया हुआ है, डिडक्शन एग्जम्पशंस का, वो बेनिफिट लेते हुए टोटल इनकम कंप्यूट करते हैं बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के, किसी दबाव के, बिना किसी रेस्ट्रिक्शन, बिना किसी दबाव के। इनकम टैक्स में दिए हुए जितने भी एग्जम्पशंस एंड डिडक्शंस हैं, उसको लेते हुए जब आप फाइनेंस एक्ट में जो रेट दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग टैक्स कंप्यूट करते हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टैक्स एज पर रेगुलर प्रोविजंस। नॉर्मल रेट सर, हम नॉर्मल रेट पे टैक्स दे रहे हैं, हम इनकम टैक्स के नॉर्मल रेगुलर प्रोविजंस को फॉलो करते हुए टैक्स कंप्यूट कर रहे हैं, जहां पर बेसिकली जो आपका टैक्स रेट है या सरचार्ज है या फिर सेस जो है वो कहां से निकल के आता है? फाइनेंस एक्ट 2023 से, राइट। क्लियर? एसएससी टैक्स पेयर, हम यहां पर एक कॉलम एसएससी का बना रखें। एसएससी पर्सन, टैक्स पेयर, जो भी कहो आप, पर्सन और एसएससी का डेफिनेशन जब हम लोग अपना इंट्रोडक्शन का नोट्स पढ़ेंगे तो वहां देख लेंगे कि क्या डिफरेंस है। बट फिलहाल क्लास में क्या बताया हुआ है? ऑल एसएससीज आर पर्सन बट ऑल पर्सन्स आर नॉट एसएससी। पर्सन वाइडर टर्म है एज कंपेयर टू एसएससी। जनरली मैं इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड हूं और इनकम टैक्स पे करता हूं, तो आई एम अ पर्सन एज वेल एज आई एम अ एसएससी इन द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तुम एक स्टूडेंट हो, तुम्हारी कोई इनकम नहीं है, तुम कोई टैक्स वगैरह पे नहीं करते हो, तुम कोई इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं करते हो, तो तुम पर्सन हो इनकम टैक्स की नजर में, लेकिन तुम एसएससी नहीं हो। तुम पर्सन हो, तुम एसएससी नहीं हो। मैं पर्सन भी हूं, मैं एसएससी भी हूं। तो एसएससी की कैटेगरी है, एक कैटेगरी है फर्म एलएलपी की, राइट। उसके बाद मैंने एक कैटेगरी लिखी है कोऑपरेटिव सोसाइटी की। फिर लोकल अथॉरिटी यहां मेंशन नहीं किया है क्योंकि उसका इस चार्ट में अभी कोई डिस्कशन जरूरत नहीं है। एक और कैटेगरी मैंने लिखी है कंपनी की। फिर एक लास्ट कैटेगरी में 5 लोगों को मिलाया है, इंडिविजुअल एचयूएफ, साथ में एओपी, बीओआई और आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। पर्सन के डेफिनेशन में ये सब नाम आए थे। और पिछली क्लास में क्या बोला? कोऑपरेटिव सोसाइटी पर्सन के डेफिनेशन में नहीं है एओपी के अंदर है। कोऑपरेटिव सोसाइटी को इनकम टैक्स में क्या बोला जाता है? एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। ठीक है सर, हमने ये 4 कैटेगरी बनाई है मेनली एसएससी की, इस टेबल को समझाने के लिए। एक फॉर्म एलएलपी की, दूसरा कोऑपरेटिव सोसाइटी की, ये दोनों डिस्कशन हो चुका है। अब हम लोग थोड़ी देर में कंपनी का स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम लोगों को इंडिविजुअल एचयूएफ पे जाना है। इंटरमीडिएट लेवल पे आप इंटरमीडिएट लेवल के स्टूडेंट हैं, राइट। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाली कैटेगरी इंडिविजुअल एचयूएफ। सर इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, ये 5 में से सबसे ज्यादा और किसको पढ़ना है? किसका एग्जाम में क्वेश्चन होगा? 90% जो आपका एग्जाम का क्वेश्चन होगा वो इंडिविजुअल के आसपास होगा। सर तो आप इतनी क्लास से जो हमें बता रहे थे, अरे बता रहा था तो वो काम आएगा, डोंट वरी। जो भी आपने पढ़ा है पीछे टैक्स रेट्स कंप्यूटेशन में, इस सीरीज में आपने जो भी पढ़ा है सब आपको काम आएगा, डोंट वरी, कुछ भी वेस्ट नहीं जाएगा। लेकिन इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? इन सब में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो यहां है, इंडिविजुअल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर इंटरमीडिएट लेवल्स। तुम्हारे एग्जाम के 90-95% क्वेश्चंस जो डायरेक्ट टैक्स के होंगे, इनकम टैक्स के होंगे, वो इंडिविजुअल पे फोकस्ड होके होंगे। कंपैरिजन चार्ट, ठीक। पहली कैटेगरी कौन सी है?
सर नॉर्मल प्रोविजंस, रेगुलर प्रोविजंस को फॉलो करते हुए जो भी एग्जम्पशंस और डिडक्शंस हैं लेते हुए फाइनेंस एक्ट में जो रेट दिया हुआ है उसके थ्रू जो टैक्स निकालेंगे वो हो गया पहला कैटेगरी। अब इस कैटेगरी में गवर्नमेंट को दिक्कत हुई। क्यों? क्योंकि लोग प्रॉफिट कमा रहे थे। लोग कौन? ये लोग, फर्म, एलएलपी, सोसाइटी, कंपनी, इंडिविजुअल, ये लोग क्या हो रहा था? अकाउंटिंग प्रॉफिट कमा रहे थे। सर इनको खूब सारी इनकम हो रही थी, अकाउंटिंग प्रॉफिट, यानी ये बिजनेस कर रहे थे मान लो और इनको खूब सारी प्रॉफिट हो रही थी। लेकिन ये लोग अपने बिजनेस को इस तरीके से प्लान कर रहे थे, अपने ट्रांजैक्शन को, कि इनकम टैक्स एक्ट में काफी सारे बेनिफिट्स ले लेते थे ये लोग। देखो, इनकम टैक्स एक्ट 1961 क्यों बना? क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्सेस मिले। अगर तुमको प्रॉफिट हुई है तो गवर्नमेंट को टैक्सेस मिले, राइट? ओवर अ पीरियड लोग स्मार्ट हो गए, लोगों ने वैसा काम ही करना शुरू किया जिसमें उनको कोई टैक्स नहीं लग रहा था और प्रॉफिट हो रही थी। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जैसे 10AA का एसईजेड यूनिट का बेनिफिट, तो लोगों ने वहीं पर जाके बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया ताकि टैक्स कम से कम लगे। यानी इनकम टैक्स एक्ट में जो एग्जम्पशंस दे रखे थे सेक्शन 10 में और जो डिडक्शन दे रखे थे 80C से लेकर 80U में, और हेड्स के अंदर जो बेनिफिट है, जैसे पीजीबीपी चैप्टर के अंदर मैंने आपको बोला सेक्शन 30 से लेकर 36 तक में काफी सारे डिडक्शंस हैं, आपको बताया हुआ है क्लास के अंदर। सैलरी में सेक्शन 16, हाउस प्रॉपर्टी में सेक्शन 24, पीजीबीपी के अंदर लाइन लगा के सेक्शन 30 से लेकर 37, इनफैक्ट 37 तक, अगर मान लो मैंने 36 लिखा है तो उसको जाके 37 कर दो। सेक्शन 30 से लेकर सेक्शन 37 तक के खूब सारे डिडक्शंस हैं पीजीबीपी के अंदर। तो लोगों ने अपने बिजनेस को इस तरीके से प्लान किया कि प्रॉफिट तो हो लेकिन इनकम टैक्स में डिडक्शन मिलने के बाद टोटल इनकम कम हो और टैक्स कम हो। तो ओवर अ पीरियड गवर्नमेंट को क्या लगा कि लोग प्रॉफिट तो कमा रहे हैं लेकिन टैक्स नहीं दे रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, अब हम लोगों से एएमटी, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स लेंगे, मैट, मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स लेंगे। मतलब इतना तो कम से कम तुमको देना ही पड़ेगा। नॉर्मल प्रोविजंस में क्या हो रहा था? नॉर्मल प्रोविजंस में क्या हो रहा था? लोग डिडक्शंस ले रहे थे, एग्जम्पशंस ले रहे थे और लेने के बाद अपनी इनकम को काफी कम कर दे रहे थे, टैक्स कम दे रहे थे। गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू नहीं आ रहा था, तो गवर्नमेंट ने बोला नहीं, तुमको मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स देना ही पड़ेगा, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, और या फिर तुमको एएमटी देना ही पड़ेगा, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। पहले कौन आया? पहले मैट आया, मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स, सेक्शन 115 जेबी। मैट बोला कि नहीं, तुम ना काफी सारा बेनिफिट्स लेने के बाद अपनी प्रॉफिट को, अपनी टैक्सेबल इनकम, टोटल इनकम का जो फॉर्मेट हम लोग पढ़ते हैं उसको तुम कम कर देते हो। अकाउंट्स में बहुत सारा प्रॉफिट दिख रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शेयर होल्डर को डिविडेंड भी मिल रहा है। जैसे मान लो पार्टनरशिप फर्म है, फर्म को पीएनएल अकाउंट में खूब सारा प्रॉफिट हो रहा है, पार्टनर को खूब सारा पैसा जा रहा है, लेकिन जब इनकम टैक्स देने की बात आई, चार्ट बना तो टोटल इनकम कम हो गया, टैक्स कम हो गया। तो गवर्नमेंट ने बोला नहीं, मुझे मिनिमम इतना टैक्स चाहिए। मान लो नॉर्मली तुम्हारा 5 रुपया टैक्स बन रहा है तो मुझे मिनिमम 15 रुपया चाहिए, नॉर्मली तुम्हारा 10 बन रहा है तो मुझे मिनिमम 18 रुपया चाहिए। इस तरीके से गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स एक्ट के अंदर ही, सर ये एएमटी और मैट कहां मिलेंगे? इनकम टैक्स एक्ट के अंदर ही मिलते हैं। गवर्नमेंट ने बोला सुनो, तुमको मिनिमम हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से एक टैक्स देना ही पड़ेगा, तुम डिडक्शन लो, तुम एग्जम्पशन लो, अपनी इनकम को तुम जीरो कर दो, टैक्स को जीरो कर दो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। अगर कंपनी हो तो मैट देना पड़ेगा। कंपनी को मैट सेक्शन 115 जेबी में रेट पहले था 18.5%, जिसको कम करके अभी रिसेंटली 15% कर दिया है। रिसेंटली मतलब 2019 के बाद, रिसेंटली मतलब पिछले 3-4 सालों में। सुनो कंपनी, तुम अपने अकाउंटिंग प्रॉफिट को कम कर देते हो, टोटल इनकम कंप्यूट करते समय काफी सारे एग्जम्पशंस डिडक्शन लेके, फिर हमें टैक्स मिलता है कम, तो तुमको एक मैट, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स देना पड़ेगा, कम से कम इतना रुपया देना पड़ेगा, ऐसे समझो गवर्नमेंट ने बोला। और ये मैंडेटरी प्रोविजंस है, मैट जो कंपनी पे लगता है। सर बाकी पे क्या लगता है? बाकी पे एएमटी लगता है जिसका रेट है 18.5%, कि तुम्हारा, अब तुम अपना टोटल इनकम में जो भी तुम्हारा टैक्स रेट हो, देखो जब तुम टोटल इनकम कंप्यूट करते हो तो वहां काफी सारे एग्जम्पशंस और डिडक्शंस लेते हो जिससे तुम्हारी इनकम कम हो जाती है।
और ओवरऑल तुम्हारा अगर रेट 30% भी है तो भी तो टैक्स कम हो गया क्योंकि इनकम कम थी। तो गवर्नमेंट ने बोला नहीं, हम तुम्हें थोड़ा सा तुम्हारी इनकम को थोड़ा इनकम को अलग तरीके से कंप्यूट करेंगे और उस पर मैट लगाएंगे कंपनी के लिए, और बाकियों पर हम इनकम को थोड़ा अलग तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तुम जो बेनिफिट्स ले रहे हो, एग्जम्पशंस ले रहे हो, उसको मना करके उस पर फिर टैक्स लगाएंगे 18.5%। तो इस तरीके से इनकम टैक्स में ये प्रोविजंस आ गए। यानी गवर्नमेंट यहां कहीं कोई रिलीफ नहीं देना चाह रही थी, लोग रिलीफ ले रहे थे। जो लोग हैं, ये एसएससीज हैं, ये लोग टोटल इनकम कंप्यूट करते समय डिडक्शंस और एग्जम्पशंस की प्लानिंग कर रहे थे। आज मान लो मुझे बिजनेस करना है तो मैं एसईजेड के अंदर जाके करूंगा। आज से 10-20 साल पहले जब लोगों को बिजनेस करना हुआ तो वो एसईजेड यूनिट बना के बिजनेस करते थे कि यार यहां टैक्स नहीं लगता, चलो यही वाला काम करते हैं। लोगों ने कौन से काम करने लगे जिसमें प्रॉफिट भी हो रहा था और जिसमें टैक्स भी नहीं लग रहा था? बिकॉज ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में काफी सारे सेक्शन 10 के बेनिफिट्स थे या फिर 80C से 80U के बेनिफिट्स थे। कुछ बेनिफिट्स मैं आगे सिखाऊंगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने बोला ऐसे काम नहीं चलेगा, हमें मिनिमम इतना रुपया लोगों से चाहिए, तो उसके लिए कंपनी के लिए मैट और बाकियों के लिए एएमटी के प्रोविजंस। सर दोनों पे रेट 18.5 था, लेकिन कंपनी पे पिछले 4-5 साल में रेट को घटा के कितना कर दिया? मैट के अंदर 15%। एएमटी में कितना है? 18.5। लेकिन सोसाइटी पर जाके एएमटी का रेट इन्होंने क्या कर दिया? 15%। अभी पिछले 2 सालों में सोसाइटी पर रेट कितना कर दिया? एएमटी का 15%। मैंने पीछे की 2 क्लास में कहा था कि एएमटी के प्रोविजंस भी हैं, मैं पढ़ाऊंगा। अभी भी नहीं पढ़ा रहा, अभी बता रहा हूं खाली। आपको वॉल्यूम 2 में पूरी क्लास मिलेगी 3 घंटे की एएमटी की, 3 घंटे की प्रॉपर पूरी क्लास मिलेगी एएमटी की, 115 जेसी की। मैट अभी बोला कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि मैट के बारे में आपको फाइनल में पढ़ना है। मैट कंपनी पे एप्लीकेबल है, इतना ध्यान रखो। मैट का रेट 15%, इतना ध्यान रखो। एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला मैट से रिलेटेड, बट अपने को जानना जरूरी है, ठीक है। तो सर एक प्रोविजन हो गया रेगुलर प्रोविजंस, वहां पर गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिल रहा था तो गवर्नमेंट ने उस पर क्या लगा दिया? एएमटी मैट। ये तो हो गई गवर्नमेंट के फायदे की बात, ठीक है। अब गवर्नमेंट बोलती है, यानी लोग चिल्लाने लग गए कि यार गवर्नमेंट ने अच्छा खासा तमाशा लगा रखा है, गवर्नमेंट को खाली टैक्स चाहिए, अगर हम एग्जम्पशंस ले रहे हैं तो गवर्नमेंट हम पे एएमटी मैट लगा रही है। तो गवर्नमेंट प्रेशर में आ गई 2019 ऑनवर्ड्स। तो गवर्नमेंट ने डिफरेंट स्कीम लॉन्च कर दी, ऑल्टरनेटिव टैक्स स्कीम के नाम से। देखो मैट में रेट कम किया लेकिन वो लोग उससे खुश नहीं थे। मैट के अंदर रेट 18.5 था, उसको रेट 15 कर दिया, खुश नहीं थे। एएमटी में रेट 18.5 है, सोसाइटी के लिए 15 कर दिया, लोग उससे खुश नहीं थे। लोगों को और कोई बेनिफिट चाहिए था। किससे? गवर्नमेंट से। किसके थ्रू? इनकम टैक्स एक्ट के थ्रू। तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, हम एक तीसरा स्कीम लॉन्च करते हैं। नॉर्मल प्रोविजंस भूल जाओ, एएमटी भूल जाओ, हमारे स्पेशल सेक्शन में आ जाओ। ऑल्टरनेटिव टैक्स स्कीम में हमने स्पेशल सेक्शंस लॉन्च कर दिए। स्पेशल सेक्शन में आ जाओ, तुमको ना तो नॉर्मल प्रोविजंस को फॉलो करना है, ना एएमटी मैट को फॉलो करना है, राइट। ये जो स्पेशल सेक्शंस हैं फॉर्म एलएलपी के लिए अभी तक ऐसा कोई सेक्शन नहीं आया है। आगे आ जाए, या फिर उम्मीद यही है कि फॉर्म एलएलपी को हटा ही दे। गवर्नमेंट विचार कर रही है कि फर्म एलएलपी का 30% का टैक्स ही हटा दें, सीधा पार्टनर को टैक्स लगाएं। गवर्नमेंट क्या विचार कर रही है कि फर्म और एलएलपी को जो भी प्रॉफिट आएगा वो फर्म एलएलपी टैक्स नहीं देगी, उसकी जगह उसके सभी पार्टनर्स देंगे इंडिविजुअल का रेट पे। जो भी पार्टनर होगा वो टैक्स पे करेंगे। इसको बोलते हैं इनकम टैक्स एक्ट में पास थ्रू स्टेटस। पाइपलाइन में है, फ्यूचर में एक अमेंडमेंट देखने को मिल सकता है आने वाले 3-4 साल में कि फर्म और एलएलपी का 30% का टैक्स रेट एबॉलिश्ड, अब फर्म की जगह उसके पार्टनर को टैक्स देना पड़ेगा। मान लो फर्म ने 1 लाख प्रॉफिट कमाया, 3 पार्टनर हैं, 1/3 बट गया, अब वो उस पर टैक्स देंगे। इस तरीके की कोई स्कीम फ्यूचर में आ जाए ऐसा लगता है। फिलहाल जो स्पेशल सेक्शन गवर्नमेंट ने लॉन्च कर रखा है 115 सीरीज वाला, वो फर्म एलएलपी के लिए कोई सेक्शन नहीं है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए कौन सा सेक्शन हमने पिछली क्लास में देखा? 115 बीएडी, 115 बीएई।
अगर आप स्पेशल सेक्शन में चले गए तो फिर नॉर्मल प्रोविजंस नहीं लगेंगे, एएमटी नहीं लगेगा। और अगर नॉर्मल प्रोविजंस में रहेंगे तो एएमटी भी देना पड़ेगा। एएमटी मिनिमम 15% तो चाहिए, बाकी देख लो 10, 20, 30 वाली बात। फर्क क्या है? 10, 20, 30 लेते समय तुमको सारे तरह के एग्जम्पशंस और डिडक्शंस मिल रहे हैं। तो एक कंपैरिजन चार्ट है। सर कंपनी के लिए बोला गया कि 115 BAA में आ जाओ या 115 BAB में आ जाओ। इसको तो हम इंटर में कुछ पढ़ेंगे ही नहीं, खाली रेट जानेंगे। आप इतना जानेंगे कि कंपनी के लिए 2 सेक्शन है, नॉर्मल और मैट के अलावा। ये जो मैट है इसका सेक्शन कौन सा है? 115 JB। ठीक। नॉर्मल प्रोविजंस में अगर आप कंपनी है, डोमेस्टिक कंपनी की बात हो रही है यहां पे। सर डोमेस्टिक कंपनी 25 और 30, और फॉरेन कंपनी, अगर आप फॉरेन कंपनी है तो कितना? 40%। सर अगर आप कंपनी है, नॉर्मली आपको डोमेस्टिक है तो 25-30, फॉरेन है तो 40%, ये टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद हम चेक करेंगे कि तुम्हारा कहीं तुम कम टैक्स तो नहीं दे रहे, और हम तुमसे मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स लेने की कोशिश करेंगे। कितना? 15%। कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग? 115 JB के अकॉर्डिंग। दोनों ही तुम्हारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा अगर तुम BAA में आ गए या BAB में आ गए। BAA में 22% और BAB में 15%। ठीक। ऐसे ही आगे हम लोग इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए पढ़ेंगे। एक, फाइनेंस एक्ट के थ्रू तुम टैक्स रेट दे दो, पढ़ेंगे पेज नंबर 21 पे, आज की क्लास में स्टार्ट हो जाएगा। सर फिर हम तुम्हारे ऊपर एएमटी का प्रोविजंस भी लगा सकते हैं 18.5। तुम दोनों से बचना चाहते हो तो कहां आ जाओ? सेक्शन 115 BAC में, जो कि एक डिफॉल्ट टैक्स रिजम हो गया है इस बार से, ऑप्शनल नहीं है। अब ये ऑप्शनल नहीं रहा। सर ये वाला ऑप्शनल है, हां आना है तो आ जाओ। कंपनी में ऑप्शनल है, आना है तो आ जाओ। लेकिन इस साल से आपके ईयर में मैंडेटरी में क्या हो गया है? इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए डिफॉल्ट स्कीम हो गई है 115 BAC। अगर तुम इसमें से निकले तो कहां आ जाओगे? स्लैब रेट नॉर्मल प्रोविजंस में। इफ SSE is opted out from section 115 BAC। ध्यान रखना ये अमेंडमेंट है फाइनेंस एक्ट 2023 की। जिन बच्चों का एग्जाम 2024 में है उनके लिए, पिछले साल तक, यानी जिन बच्चों का एग्जाम 2023 में है वो लोग क्या पढ़ रहे हैं? 115 BAC इज अ ऑप्शनल स्कीम। सर जिन बच्चों का एग्जाम 2023 में है वो क्या पढ़ रहे हैं? आपसे 1 साल पुराने बच्चे क्या पढ़ रहे हैं? 115 BAC इज एन ऑप्शनल स्कीम, आना है तो आ जाओ, वरना रेगुलर प्रोविजंस और एएमटी में रहो। इस साल से फाइनेंस एक्ट 2023 से जिन बच्चों का एग्जाम 2024 या आगे है, 25, 26 आगे है, उन बच्चों के लिए गवर्नमेंट ने बोला है सुनो इंडिविजुअल, सुनो एचयूएफ, इसमें 3 नाम और ऐड कर दिए, सुनो एओपी, सुनो बीओआई, सुनो आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन। तुम लोगों को डिफॉल्ट आना पड़ेगा किसमें? 115 BAC में। निकलना चाहते हो निकल जाओ, फिर किस में जाओगे? रेगुलर प्रोविजंस में, और वहां एएमटी के प्रोविजंस भी तुम्हारे ऊपर लग सकते हैं। तो ये कंपैरिजन चार्ट है। अभी इमीडिएटली हमें क्या सीखना है? कंपनी के लिए टैक्स रेट 30, 40 और 25 वाला। उसके बाद जब इंडिविजुअल में आएंगे तो फिर एक एक करके सबको तोड़ेंगे। जब मैं इंडिविजुअल का स्टार्ट करूंगा तो एक एक करके सबको तोड़ूंगा कि पेज नंबर 2.1 पे जो स्लैब रेट है रेगुलर प्रोविजंस वाला वो कैसे काम करेगा, एएमटी कैसे काम करेगी, और 115 BAC का तो डिटेल डिस्कशन करना ही करना है। अभी हम लोग 3-4 क्लास इसी चैप्टर में हैं। बोला सर स्पेशल रेट जो आपने पढ़ाया या आगे जो पढ़ाओगे वो स्पेशल रेट कहां अप्लाई होगा, कहां अप्लाई नहीं होगा? तो सर ये जो स्पेशल सीरीज है 115 वाली उसमें अप्लाई होता है, और जो नॉर्मल प्रोविजंस आप लगाएंगे फाइनेंस एक्ट वाला उसमें भी अप्लाई होगा। लेकिन जब एएमटी और मैट का रेट अप्लाई करेंगे आप तो उस पर अप्लाई नहीं होगा। सर एएमटी का जो रेट है वो जिस इनकम पे अप्लाई करेंगे वो इनकम पे फ्लैट अप्लाई हो जाएगा, फिर हम नहीं देखेंगे कि वो कैपिटल गेन उसके अंदर है या नहीं है, स्पेशल रेट वाली इनकम है या नहीं है। मैट कंपनी पे लगता है, कंपनी को जो प्रॉफिट आएगी उस पर सीधा मैट लगा देंगे, फिर नहीं देखेंगे कि उसके अंदर कैपिटल गेन की इनकम है या नहीं है।
ऐसे सिंपल याद रखो, जब हम एएमटी या मैट के रेट अप्लाई करेंगे तो उस समय स्पेशल रेट वाली इनकम है नहीं है, चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, फ्लैट रेट एएमटी और मैट का लगा दो। इस तरीके से होता है। तो स्पेशल रेट कहां इंपॉर्टेंट है? रेगुलर प्रोविजंस में इंपॉर्टेंट है या लास्ट 115 सीरीज में इंपॉर्टेंट है, बट जब एएमटी मैट लगेगा तो इंपॉर्टेंट नहीं है। सर मैट किसको देना है? कंपनी को देना है। मैट किसको देना है? कंपनी को देना है। इसका रेट कितना है? 15%। कंपनी को देना है, रेट कितना है? 15%। कब? इफ कंपनी इज नॉट ऑप्टेड फॉर सेक्शन 115 BAA, सेक्शन 115 BAB। एक और सेक्शन होता है कंपनी के लिए 115 BA, लेकिन वो एक तरह से अब इफेक्टिव नहीं है तो उसकी चर्चा क्लास में नहीं होती है। वो सेक्शन अब है ही नहीं एक तरह से, क्योंकि उससे बेटर नए नए सेक्शन आ गए हैं, तो कोई कंपनी 115 BA में जाती नहीं, इसलिए उसकी चर्चा क्लास में बुक में नहीं होती। बट मैट का जो प्रोविजन है सेक्शन 115 JB किस पे अप्लाई होता है? कंपनी पे। रेट कितना है? 15%। ठीक। कब अप्लाई होगा? जब कंपनी ऑप्ट नहीं करेगी। कौन सा सेक्शन? स्पेशल सेक्शन। सर मतलब कंपनी को दो चीजें देखनी होगी, एक रेगुलर टैक्स और दूसरा उसको मैट देखना पड़ेगा, और इसमें से हमें कंपेयर करना होगा। रेगुलर टैक्स 1 लाख रुपए है और मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स है 1,50,000, तो तुमको 1,50,000 देना होगा। ऐसे है। सर कंपनी का रेगुलर टैक्स कैसे निकलेगा? डोमेस्टिक कंपनी है तो 25% और या फिर 30%, फॉरेन कंपनी है तो 40%। मैट का रेट कितना है सर? 15%। 115 BAA में जाए तो रेट कितना है? 22%। 115 BAB में जाए तो क्या है रेट सर? 15%। सर एक लास्ट, क्या 115 BAA और BAB में कंपनी चले जाए तो उस पर मैट का प्रोविजंस लगेगा क्या? नहीं लगेगा। सर इसमें से ये जितनी भी चीजें आपको अभी बताई है ना, ये यहां से लेकर यहां तक, ये नॉट फॉर एग्जाम है, नॉट फॉर एग्जाम। लेकिन अब चूंकि बात हो रही है तो एक बार अच्छे से बात हो जाए। क्या कंपनी को सिर्फ वही पढ़ना है? कंपनी के लिए सिर्फ वही टैक्स रेट है जो पढ़ रहे हैं, 30-40% वाला और 25% वाला, या कुछ और भी है? नहीं नहीं सर, कंपनी पर मैट भी है, कंपनी पे 2 सेक्शन और भी है, 115 BAA BAB, लेकिन अपने को इंटरमीडिएट लेवल पे डिटेल में नहीं पढ़ना है। बट एक आइडिया, मैट किसके साथ रहेगा? रेगुलर प्रोविजंस के साथ रहेगा। सर व्हाई मैट? क्योंकि रेगुलर प्रोविजंस, जब ये रेगुलर टैक्स निकलता है तो ये इसमें काफी सारे डिडक्शंस होते हैं और काफी सारे एग्जम्पशंस होते हैं, जो कि मैट में गवर्नमेंट नहीं देना चाहती है। इसमें एक कॉन्सेप्ट निकलता है बुक प्रॉफिट का, बुक प्रॉफिट का, और उस पर 15% टैक्स लेती है। इसमें गवर्नमेंट क्या देखती है? टोटल इनकम, और उस पर टैक्स लेती है। रेगुलर टैक्स वर्सेस मैट, इन सब से बचना है तो कंपनी कहां चले जाओ? 115 BAA और BAB में। लेकिन वहां नुकसान क्या है? वहां पर काफी सारे डिडक्शंस और एग्जम्पशंस पे रिस्ट्रिक्शन है, जैसे कि पिछली क्लास में देखे सोसाइटी के लिए। तो क्या कहने का मैं चाह रहा हूं? मैं कहना चाह रहा हूं कि 3 स्कीम है टैक्स की। एक रेगुलर स्कीम है और उसमें फिर एएमटी मैट एप्लीकेबल हो जाता है, और इन दोनों को भूल जाओ तो फिर एक तीसरी स्कीम है लास्ट में, स्पेशल सेक्शन वाली स्कीम 115B सीरीज, 115 सीरीज। तो ये दूसरी स्कीम हो गई AM2 मैट की। अब इन सब से बचना चाहते हो तो मैंने एक बीच में लाइन ड्रॉ कर दिया और लास्ट में एक स्कीम डाल दी। कौन सी? ऑल्टरनेटिव टैक्स स्कीम की। सर फर्म LLP में, फर्म और LLP में, फर्म और LLP में, फर्म और LLP में नॉर्मल रेट 30% ले लो, जो भी डिडक्शन एग्जम्पशंस लेना है। इनके लिए कोई स्पेशल सेक्शन नहीं है 115 वाला, बट इसके ऊपर AMT के प्रोविजंस लग सकते हैं, जिसमें गवर्नमेंट बोलती है हम अपने तरीके से एक टोटल इनकम निकालेंगे और आपको हम 18.5% का टैक्स रेट लगाएंगे। यहां पर एक कॉन्सेप्ट होता है एडजस्टेड टोटल इनकम का, आगे बताऊंगा क्लास के अंदर। एडजस्टेड टोटल इनकम निकालूंगा। सर यहां पर आप क्या निकालते हैं? नॉर्मल प्रोविजंस में टोटल इनकम, नॉर्मल प्रोविजंस में क्या निकालते हैं? टोटल इनकम।
फिर उस टोटल इनकम से क्या निकालेंगे, एडजस्टेड टोटल इनकम, और उस पे एएमटी का रेट अप्लाई करेंगे 18.5। गवर्नमेंट बोलती है मिनिमम तो मुझे इतना चाहिए ही चाहिए। अगर पहला वाला कॉलम में आंसर आ रहा है 1 लाख और दूसरे वाले कॉलम में आ रहा है आंसर 50,000, तो 1 लाख दे दो जो रेगुलर टैक्स है। फिर क्यों मिनिमम चाहिए जब नॉर्मल टैक्स ही ज्यादा है। पहले वाले कॉलम में आंसर आ रहा है 1 लाख और दूसरे वाले कॉलम में आंसर आ रहा है 1,50,000, तो गवर्नमेंट बोलते है 1,50,000 चाहिए, 1 लाख से काम नहीं चलेगा। यही तुमको आगे बताने वाला हूं। अभी 2 क्लास रुक जाओ, तुम्हारे सामने एएमटी का एग्जाम्पल होगा। सर इसी सीरीज में अभी जो 3-4 क्लास हैं इसमें से 2 क्लास हम देंगे 115 बीएसी में, और अभी जो आज और अगली क्लास है इसमें आपके सामने एएमटी के प्रोविजंस आ जाएंगे। डोंट वरी, अभी खाली ऊपर ऊपर समझा रहा हूं। फॉर्म और एलएलपी नॉर्मल बेनिफिट्स ले लो, एग्जम्पशंस डिडक्शन का कहां पहुंच जाओ, टोटल इनकम पे, और उस पर जो टैक्स रेट 30% सिखाया लगा दो। फिर गवर्नमेंट बोलती है नहीं 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 नहीं, मुझे चेक करना होगा, टोटल इनकम को बदलना होगा एडजस्टेड टोटल इनकम पे, और उस पे एएमटी का रेट अप्लाई करना होगा 18.5, और देखना होगा कि मिनिमम हमें इससे कितना चाहिए। उससे ज्यादा दे रहा है तो ठीक, वरना मिनिमम तो लेंगे, मिनिमम इतना तो लेंगे। सर हमारे यहां काफी सारे ऑफर चल रहे हैं लेकिन मिनिमम मेरे को 5,000 फीस तो चाहिए ही चाहिए। मैंने बोला हमारे एडमिशन ले लो, ये ऑफर 1 है, ये ऑफर 2 है, ये ऑफर 3 है, ये ऑफर 4 है और ये ऑफर 5 है। मैंने स्टाफ को बोला कि ये स्टूडेंट ना कोई भी ऑफर ले मिनिमम 5,000 तो देगा ही देगा, ऐसे समझो। मतलब मैंने स्टाफ को बोला देख हम 5 ऑफर निकाल देते हैं, जो भी बच्चे को लेना है ले ले, लेकिन हम मिनिमम 5,000 से किसी भी हालत में अपनी फीस कम नहीं करेंगे। तो ऐसे ही गवर्नमेंट बोलती है कि तुमको जो डिडक्शन लेना है ले लो, जो एग्जम्पशंस लेना है ले लो, बट हम तुम्हारे पर मिनिमम टैक्स हम इतना % और इतने तरीके से, इस तरीके से इनकम निकाल के लेंगे ही लेंगे। उससे ज्यादा दे रहे हो तो ठीक है। फिर से बोल रहा हूं, पहला कॉलम में अगर टैक्स आता है 10 लाख और दूसरे कॉलम में आता है टैक्स 5 लाख, तो बोलता है 10 लाख दो ना भाई, पहला कॉलम 10 लाख, ठीक। नेक्स्ट नया, पहले कॉलम में आंसर आता है 10 लाख और दूसरे कॉलम में आंसर आता है 15 लाख, तो गवर्नमेंट बोलती है 15 चाहिए, 10 से काम नहीं चलेगा, मिनिमम 15, मिनिमम 15 एएमटी, ऐसे बोल रही है गवर्नमेंट। फॉर्म और एलएलपी के लिए कोई स्पेशल स्कीम नहीं आई है 115 सीरीज में, तो डिस्कस नहीं हो रहा है। डन, आगे बढ़ते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। अगेन कोऑपरेटिव सोसाइटी में अगर तुम टोटल इनकम निकाल रहे हो काफी सारे बेनिफिट्स लेते हुए, तो जो पिछली क्लास में सीखे 10, 20, 30 का स्लैब रेट वो लगा दो। फिर गवर्नमेंट बोलती है इस टोटल इनकम को बदलो, किसमें, एडजस्टेड टोटल इनकम में। तुमने तो टोटल इनकम में काफी सारे बेनिफिट्स ले रखे हैं, अब उसमें से हम कुछ बेनिफिट्स और कुछ एग्जम्पशंस तुमको मना करके क्या निकालेंगे, एडजस्टेड टोटल इनकम, और उस पर टैक्स रेट एएमटी 15% लगाएंगे, और फिर देखेंगे कि कौन सा हायर है, वही तुमसे लेंगे। मिनिमम तो मुझे चाहिए ही चाहिए। और फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी को इन दोनों से छुटकारा मिल गया, उसके लिए एक सेक्शन आ गया 115 बीएडी, 115 बीएई। जाना है तो वहां 22 ले लो, वहां 15 ले लो। उस केस में तुमको ना तो एएमटी चेक करना है, ना ही तुमको स्लैब रेट 10, 20, 30 लगाना है, ठीक। अब आ जाओ कंपनी। कंपनी पे नाम चेंज हो गया, एएमटी की जगह मैट आ गया, रेट 15%। लास्ट में भी सेक्शंस है, नॉर्मल 25, 30, 40% तो है ही। मैट का टैक्स रेट 15% है। मैट सिर्फ कंपनी पे एप्लीकेबल होता है। मैट के लिए यहां पर वर्ड क्या है, बुक प्रॉफिट, बुक प्रॉफिट। और नॉर्मल टैक्स के लिए यहां पर वर्ड क्या है, टोटल इनकम पर निकलता है। कंपनी पर मैट किस चीज पे निकलता है, बुक प्रॉफिट पे। बुक प्रॉफिट क्या है, कैसे निकलेगा मैट, सब फाइनल में, ठीक है। सर एएमटी का रेट किस पे अप्लाई करेंगे, एडजस्टेड टोटल इनकम पर। कैसे निकलता है सिखाऊंगा, बस 2-3 क्लास मुझे दे दो, मैं तुमको सिखा दूंगा एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे निकलता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवा दूंगा। तो कंपनी इन सब से बचने के लिए लास्ट में चले जाए 115 BAA और BAB में। अब बच गया हमारा इंपॉर्टेंट हिस्सा, इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओ, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। तो इनके लिए हम पेज नंबर 2.1 पे कुछ स्लैब रेट पढ़ेंगे, टोटल इनकम निकालेंगे वहां पे, उस पे स्लैब रेट अप्लाई करके नॉर्मल टैक्स, और फिर अगेन इसके लिए हम क्या निकालेंगे, एडजस्टेड टोटल इनकम, और उस पर एएमटी का रेट अप्लाई करेंगे 18.5, और फिर बेसिकली इन दोनों में जो हायर होगा वो देना होगा। बट इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए एक डिफॉल्ट स्कीम है लास्ट में 115 BAC,
तुमको 115 बीएसी के अकॉर्डिंग टैक्स देना होगा, ऐसे समझो। कंपनी में नहीं है, कंपनी में तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ लास्ट वाले कॉलम में। सोसाइटी के लिए तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ लास्ट कॉलम में। फर्म और एलएलपी पर तो लास्ट कॉलम है ही नहीं। कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए ऑप्शनल है, कंपनी के लिए ऑप्शनल है। ध्यान से सुनो, इस बार की अमेंडमेंट है 115 बीएसी की कि वो ऑप्शनल नहीं, अब वो डिफॉल्ट स्कीम है। इंडिविजुअल हो तुमको 115 बीएसी के अकॉर्डिंग ही टैक्स देना होगा। नहीं नहीं सर मैं नहीं देना चाहता, तो फिर तुमको उस स्कीम से बाहर निकलना होगा, एक फॉर्म साइन करना होगा कि मुझे 115 बीएसी नहीं चाहिए। तो फिर तुमको हम पहले कॉलम में लाएंगे, फिर तुमको दूसरे कॉलम में चेक करेंगे कि मिनिमम तुमको कितना टैक्स देना है एएमटी का। इस तरीके से ये कहानी चलेगी। स्पेशल रेट पहले कॉलम पे लगेगा, दूसरे पे नहीं लगेगा, तीसरे पे लगेगा। यही तुम्हारे को एक चार्ट अभी ध्यान रखना है। अभी जो भी मैंने बताया हो सकता है इसमें तुमको आधा समझ में नहीं आया हो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सर 10-15% मैंने पिछली क्लास में समझाने की कोशिश की थी, कुछ 10-15% मैंने इस चार्ट के थ्रू समझाने की कोशिश की है। जैसे ही मैं इंडिविजुअल क्लास में स्टार्ट करूंगा, वहां पर एग्जाम्पल दूंगा तुमको। 115 बीएसी के अंदर इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे, एएमटी में एडजस्टेड टोटल इनकम ऐसे निकालेंगे, तुमको ये सारा पिक्चर क्लियर हो जाएगा अगले 2-3 क्लास में। सर इसमें कुछ कुछ चीजें समझ में आई हैं, ठीक है, जितना समझ में आया है ठीक है, तुमको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तुम फेस टू फेस क्लास में रहते मेरे तो इतना ही समझते, तुमको खाली अभी 2-3 क्लास वेट करना होगा। इस टेबल से रिलेटेड कोई डाउट मत पूछना, अभी तुमको 2-3 क्लास वेट करना पड़ेगा। अभी मैं सिंपल समझाना चाह रहा था एक ब्रॉड लेवल पे कि देयर आर 3 स्कीम्स फॉर एनी एसएससी, बट तीसरी स्कीम है ही नहीं। किसके लिए? फर्म और एलएलपी के लिए। सोसाइटी और कंपनी के लिए ऑप्शनल है। इंडिविजुअल एचयूएफ में इस बार 3 नाम और ऐड हो गए। पिछले साल तक बच्चे पढ़ रहे थे कि इंडिविजुअल एचयूएफ ही जा सकता है 115 बीएसी में, अब 5 लोगों के लिए सेक्शन है और जा नहीं सकता है, 115 बीएसी ही लगेगा, निकलना है तो निकल जाओ, उल्टा कर दिया। पिछले साल तक जा सकते हो तो चले जाओ 115 बीएसी में, इस साल निकलना है तो निकल जाओ वरना 115 बीएसी ही लगेगा। मोस्ट अपडेटेड चीज आप पढ़ रहे हो, फाइनेंस एक्ट 2023, जिन बच्चों का एग्जाम 2024 में। मान लो इस वीडियो को यूट्यूब पे कोई बच्चा देख रहा है लेकिन वो 2023 में एग्जाम दे रहा है, राइट, तो फिर इस वीडियो को तो रेफर मत ही करो। 2023 वाली सीरीज अलग से मेरे चैनल पे अवेलेबल है। सर जिस दिन मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं अभी 2023 के एग्जाम होने बाकी हैं, ठीक है, तो अपने सिलेबस के हिसाब से वीडियो देखो मेरे चैनल पे, मैं तो यही कहूंगा अगर आप YouTube पे मुझे फॉलो कर रहे हो तो। बाकी रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं तो ऑब्वियसली आप न्यू बैच में हैं। सर आप रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं तो आपका एग्जाम 2024 में ही है या उसका आगे है, पहले तो है नहीं, तभी आपको ये क्लास मिली है, 21st एडिशन की बुक मिली है, ठीक। अभी हम लोग कंपनी का डिस्कशन करेंगे। कंपनी में मैट और बुक प्रॉफिट से रिलेटेड कोई सवाल नहीं होना चाहिए आपका, क्योंकि हमारे इंटरमीडिएट के सिलेबस में है ही नहीं। कंपनी में हम लोग 115 BAA और 115 BAB से रिलेटेड कोई सवाल हैंडल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसको डिटेल में आपको पढ़ना है ही नहीं। अभी हम लोग अगले आधा 1 घंटा किसमें रहेंगे, इस वाले चार्ट में। 7% कैसे अप्लाई करना है, 12% कैसे अप्लाई करना है, 30 कब, 25 कब, 40 कब, 2 कब, 5 कब, रिलीफ बताना सर, स्पेशल रेट वाली इनकम है तो बताना सर, मैट इग्नोर, 115 BAA और 115 BAB इग्नोर, ऐसे चलेगा। प्लीज इससे रिलेटेड कोई मैसेज मत करना कि सर ये टेबल मुझे ना आधा ही समझ में आया, मैं पूरा समझाना ही नहीं चाह रहा था। ये टेबल आप एक फ्रेश पेज पे अच्छे से लिख लो। बहुत बार मैंने बहुत सारी चीज को यहां अंडरलाइन किया, इसीलिए आपको इतना खराब दिख रहा होगा। आप फ्रेश पेज में ऊपर से स्टार्ट करो, है ना, और अच्छे से लिखो। मैंने जितनी बार अंडरलाइन किया है वो सब कॉपी नहीं करना है। आप एक प्लेन 4 कॉलम बनाओ, पहला कॉलम एसएससी का, दूसरा कॉलम टैक्स एज पर रेगुलर प्रोविजन, ये टैक्स का पहला कॉलम एक मेथड, दूसरा मेथड हो गया एएमटी मैट का, एंड लास्ट वाला हो गया ऑल्टरनेटिव टैक्स स्कीम, जहां स्पेशल सेक्शन दे रही है गवर्नमेंट। जब तीसरे में जाओगे तो पहला दूसरा अप्लाई नहीं होगा। सर तीसरे में चले गए तो पहला अप्लाई नहीं होगा, दूसरा अप्लाई नहीं होगा, पहला और दूसरा साथ साथ चलेंगे।
पहला और दूसरा साथ साथ चलेंगे, तीसरा अकेला है। लिखिए इसको, फ्रेश पेज, ऊपर में लेक्चर नंबर, नाम वगैरह सब लिख लीजिएगा, डेट डे लिख लीजिएगा, पेज नंबर कंटिन्यूटी में चलना चाहिए। प्लीज ध्यान रखना, हर क्लास में पेज नंबर 1 से स्टार्ट नहीं करना अपने रजिस्टर में। रजिस्टर का पेज शुरू से जो पेज नंबर 1, 2, 3 में चल रहा है वो कंटिन्यूटी में रहेगा। ये नहीं कि आज क्लास स्टार्ट की तो आज फिर से बैठा दिया है पेज नंबर 1 अपने रजिस्टर में, ऐसे नहीं करना, फिर मुश्किल हो जाएगा ट्रैकिंग करना। कुछ बच्चे गलती करते हैं, क्या हर क्लास स्टार्ट करते समय वहां 1 पे बैठा देते हैं और ये देखते हैं कि आज 8 पेज लिखाया सर ने, 8-10 पेज लिखाया, 8-12 पेज लिखाया। ऐसे नहीं करना है। पेज नंबर रजिस्टर में कंटिन्यू चलना चाहिए आपका फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पेज से। 1 फिर से स्टार्ट नहीं होगा, 1 एक ही बार आएगा, 1, 2, 3, 4 ऐसे कंटिन्यूटी में चलेगा। प्लीज ध्यान रखना, कभी कभी बच्चे गलती कर देते हैं, वो हर क्लास में जो नया पेज स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 1 बैठा देते हैं। नहीं करना ऐसा, कंटिन्यूटी में चलेगा। सर मैं तो वही कर रहा था, तो आप पूरे रजिस्टर में उस 1, 2, 3 को कट करो और शुरू से 1, 2, 3 बैठाओ। ठीक, आप एक और सीरीज स्टार्ट करो, रहने दो, चलो जो कर दिया गलत सही। आप एक नई सीरीज स्टार्ट करो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पेज। आप अपने रजिस्टर के फर्स्ट पेज पे जाओ और वहां से 1, 2, 3 की एक नई सीरीज कंटिन्यूटी में स्टार्ट करो। फिर देखो ये कौन से नंबर पेज में आ रहा है, 45वें पेज पे या 50वें पेज पे, बस ऐसे ध्यान रखना है। सर जो पहले कॉलम का टैक्स रेट है वो जनरली फाइनेंस एक्ट से आता है, दूसरे कॉलम में भी टैक्स रेट आपका इनकम टैक्स एक्ट से आ रहा है, तीसरे कॉलम का भी जो टैक्स रेट है वो भी इनकम टैक्स एक्ट से ही आ रहा है। पहला कॉलम, जो पहला कॉलम है आपका, पहला कॉलम, उसमें जो टैक्स रेट आ रहा है फाइनेंस एक्ट से आ रहा है। जो दूसरा कॉलम है एएमटी मैट, देखिए सेक्शन लिखा हुआ है 115 जेसी 115 जेबी, ये टैक्स रेट कहां से आ रहे हैं, इनकम टैक्स एक्ट से। ये सेक्शन कहां से आ रहा है, इनकम टैक्स एक्ट से। एंड लास्ट वाली जो स्कीम है 115 सीरीज, ये भी कहां से आ रही है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 से। सेस हमेशा फाइनेंस एक्ट से आता है, सरचार्ज हमेशा फाइनेंस एक्ट से आता है। सेस या सरचार्ज हमेशा फाइनेंस एक्ट से आते हैं, ये ध्यान रखना है। डन, अच्छे से लिखा, वीडियो रोक के स्टार्ट से फ्रेश स्पेस देते हुए लिखना है। इतना गंदा जो मैंने अभी समझा के किया है, इतना गंदा आपको प्रेजेंट नहीं करना है। डन, वीडियो रोक के लिखा। डन, वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट, सर 18.5% किसी के लिए नहीं है मैट। कभी कभी पूछते हैं बच्चे, सर मैट फॉरेन कंपनी पे भी लगेगा? यस, एनी कंपनी, लेकिन फॉरेन कंपनी के लिए कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस आर अवेलेबल फॉर फॉरेन कंपनी, बट ऐसे कोई जनरल पूछे मैट कंपनी पे एप्लीकेबल है? हाँ, दोनों तरीके की कंपनी पे, फॉरेन इंडियन सब पे, हाँ, बट देर आर एक्सेप्शंस फॉर फॉरेन कंपनी। एक्सेप्शंस आर गिवन फॉर फॉरेन कंपनी। फाइनल में आप जानोगे ये सब, फाइनल क्लास। कोई पूछे मैट किसके लिए, कंपनी के लिए, बाकी एएमटी, बाकी लोगों के लिए एएमटी है। मैट का रेट 15%, 18.5 किसी के लिए नहीं है। 4 साल पहले 2019 में ही चेंज हटा दिया गया इसको। 2019 में जब दूसरी बार गवर्नमेंट फॉर्म की थी तो गवर्नमेंट को कंपनी ने बोला, भाई हमारे लिए अब क्या कर रहे हो, तुम दूसरी बार आए हो फॉर्म में, सरकार बनाए हो, अब क्या करोगे हमारे लिए? तो गवर्नमेंट बोलती, लीजिए हम आपके लिए मैट का रेट कम कर देते हैं, पहले 18.5 था, अब हम 15 कर देते हैं। ऐसे हुआ। सरकार जब बनी दूसरी बार 2019 में, तो सरकार के ऊपर इंडस्ट्री का प्रेशर आया कि भाई कॉर्पोरेट कंपनी के लिए कर क्या रहे हो तुम, अब लॉलीपॉप तो नहीं दिए? बोला नहीं नहीं, लॉलीपॉप नहीं दिए, अब सुनिए क्या कर रहे हैं, हम तुम्हारे लिए रेट मैट का कम कर देना 18.5 से 15, और तुम्हारे लिए 2 नए सेक्शन और लेके आ रहे हैं, 115 BAA 15%, 115 BAB
22%। खुश हो जाइए। जो दूसरी बार गवर्नमेंट बनी थी तब ये सब देखने को मिला था। अब तो 4-5 साल, 3-4 साल हो गए, अब तो आगे देखेंगे नया क्या है। थोड़ी हिस्ट्री तो आपको पता होनी चाहिए। कुछ अमेंडमेंट्स पॉलिटिकल भी होते हैं, कुछ अमेंडमेंट्स पॉलिटिकल भी होते हैं। मैट बुक प्रॉफिट पे निकलता है, रेट 15% है, मैट कंपनी को देना होता है अगर रेगुलर टैक्स मैट से कम है। पे मैट इफ रेगुलर टैक्स इज लेस, ऐसे समझो। अगर आपका रेगुलर टैक्स मैट से कम है तो आपको मैट देना होगा। ठीक, ये है कॉन्सेप्ट रेगुलर टैक्स और मैट का। रेगुलर टैक्स कहां से निकल के आ रहा है? फाइनेंस एक्ट 2023 रेगुलर टैक्स का रेट। मैट कहां से निकल रहा है? इनकम टैक्स एक्ट 1961 से। इन दोनों से ही बचना चाहते हो तो कहां चले जाओ? 115BAA और 115BAB। इतना काफी है नॉलेज रखना कंपनी के लिए। डन। वीडियो रोक के लिखा। अब एएमटी में अगर आपसे पूछे कि एएमटी का रेट क्या है तो नॉर्मली 18.5 है, सोसाइटी के लिए 15% है। एएमटी किस पे निकलता है? एडजस्टेड टोटल इनकम पर। एएमटी किस पर एप्लीकेबल है? कंपनी छोड़ के बाकी सभी एसएससी पे। क्या ध्यान रखना है? एक, एएमटी का नॉर्मल रेट 18.5% है, बट अगर तुम सोसाइटी हो तो 15%। एएमटी सभी एसएससी पे एप्लीकेबल है एक्सेप्ट कंपनी, क्योंकि कंपनी पे मैट है। एएमटी के लिए आपको एडजस्टेड टोटल इनकम निकालनी होगी और उस पे एएमटी का रेट अप्लाई करना होगा। कुछ बेनिफिट्स एग्जम्पशंस के और डिडक्शन के गवर्नमेंट नहीं देना चाहती है, जो हमें रेगुलर प्रोविजन में मिलता है, जिसके कारण हमारी इनकम कम हो जाती है और टैक्स कम हो जाता है। गवर्नमेंट को चाहिए टैक्स, तो रेगुलर प्रोविजंस में कुछ बेनिफिट्स आप लेते हैं जो मना है एएमटी के प्रोविजंस में, तो जिसके कारण आपको एक नई इनकम निकालनी पड़ती है जिसको बोलते हैं एडजस्टेड टोटल इनकम। कंपनी छोड़ के सब में करनी पड़ेगी वो मेहनत, फिर उस पर रेट अप्लाई करना पड़ेगा 18.5। स्पेशल रेट वाली कोई इनकम हो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म तो एएमटी में नहीं देखते, सीधा 18.5 लगाते हैं। सोसाइटी है तो 15%। और अगर तुम 115 बीएसी में हो तो फिर एएमटी से कोई लेना देना नहीं तुम्हारा। अगर तुम सोसाइटी हो 115 बीएडी बीएई में हो तो तुमको एएमटी से कोई लेना देना नहीं है। और भाई ये पे एएमटी इफ रेगुलर टैक्स इज लेस। एएमटी देना होगा अगर तुम्हारा रेगुलर टैक्स कम है, और रेगुलर टैक्स ज्यादा है तो कोई बात नहीं, ज्यादा दो। गवर्नमेंट ने प्रोविजन बनाया कि हमें कम से कम इतना चाहिए। मैंने अपने स्टाफ को क्या बोला? बच्चे से कम 5,000 लेना है। अब मान लो किसी स्कीम में तुम जाके 6,000 दे रहे हो तो स्टाफ मना थोड़ी करेगा, वो तो लेगा ना 6,000। मान लो 5 स्कीम चल रही है और मैंने बोला देखो किसी भी स्कीम में बच्चा जाए कम से कम 5,000 तो लेना है, मतलब तुमको 5,000 से कम डिस्काउंट नहीं देना है। अब बच्चा कोई स्कीम ऑप्ट करके 6,000 देना चाहता है तो स्टाफ लेगा ही ना, तुम तो ज्यादा दे रहे हो। और जैसे ही बच्चा बोला नहीं भैया मैं 4,000 दूंगा, तो उसकी बत्ती जलेगी मेरे स्टाफ की। नहीं नहीं सर ने बोला भाई मिनिमम 5,000 तो चाहिए, ये लड़का कुछ गलत रीड कर रहा है स्कीम को, ये 4,000 का तो हमारा कोई ऑफर ही नहीं है, मिनिमम 5,000 से नीचे तो हमारी कोई फीस ही नहीं है। तो ऐसे ही गवर्नमेंट बोलती है हमें अपनी सरकार चलाने के लिए मिनिमम तुमसे ये टैक्स चाहिए, ज्यादा दे रहे हो तो दे दो। तो मैट कंपनी बुक प्रॉफिट, एएमटी बाकी सभी एसएससी, इसके अंदर एक इनकम निकलती है एडजस्टेड टोटल इनकम, और अगली 2 क्लास में सिखाने वाला हूं तुमको एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे निकलती है। चलिए ये चार्ट कंप्लीट लिख चुके हैं, ये सब लिख चुके हैं। अब हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम कंपनी का डिस्कशन करेंगे। कंपनी